जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? अपन ने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कर दिया था, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, अपन चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना? और इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेट ऑफ बैलेंस। स्टेट ऑफ बैलेंस कब अटेन होगी? जब दो ऑपोजिंग फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये किन रिएक्शंस के लिए अपन देखेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए देखेंगे, है ना? ये किन रिएक्शंस के लिए अपन देखेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए देखेंगे, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में क्या हो रहा है? दो ऑपोजिंग फोर्सेस है, और जब ये दो ऑपोजिंग फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी तो अपन क्या देखेंगे? इक्विलिब्रियम देखेंगे। ठीक है, अब अपन यहां पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं, है ना? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम भी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम भी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात चल रही है, तो यहां पर अपन मान लेते हैं, कंसिडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन इन अ क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन अपन मान के चल रहे हैं, क्लोज कंटेनर में हो रही है, और जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन अपन ने ले ली, ए गिव्स बी। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगी और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगी। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी, मतलब ए किस में कन्वर्ट होगा? बी में। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो किसी ना किसी रेट से जा रही होगी। तो मैं मान लेता हूं फॉरवर्ड रेट है RF। अच्छा, रिएक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, बी वापस से किस में कन्वर्ट हो रहा है? ए में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मैं मान लेता हूं बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या है? RB। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, याद करो, केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने रिएक्शन की रेट निकालना सीखी थी। किसकी मदद से सीखी थी? रेट लॉ की मदद से सीखी थी। तो अगर कोई मेरे से RF का एक्सप्रेशन यहां पर पूछ ले, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोल सकता हूं RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A⁻1। बोल सकता हूं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना इस चैप्टर में, जनरली जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो अपन मान के चलते हैं एलिमेंट्री नेचर की होती है। जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है अपन मान के चलते हैं एलिमेंट्री नेचर की होती है, जब तक कुछ भी मेंशन नहीं हो। अगर एलिमेंट्री है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा? इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अच्छा अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, किस रेट से हो रहा है? आरबी से हो रहा है, तो क्या मैं आरबी का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं? किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट होगा वो बी होगा, तो इसकी पावर क्या आ जाएगा? 1। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा, अब जब ये रिएक्शन होगी
तो मैं बोल सकता हूं कि इनिशियली रिएक्टेंट मौजूद होगा। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मैं मान लेता हूं ए का कंसंट्रेशन कितना है 10, बी का कितना है 0। ये बात समझ में आ रही है ना? जरूरी नहीं है रिएक्शन अपन इसी डायरेक्शन में शुरू कराएं, रिवर्स डायरेक्शन में भी शुरू करा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हाँ, जनरली अपन मान के चलते हैं रिएक्टेंट ही मौजूद है टाइम t इज इक्वल टू 0 पर और प्रोडक्ट क्या है 0 है। अब मुझे एक चीज समझ में आती है, जब रिएक्शन होगी तो मैं कह सकता हूं जितने मोल ए का खत्म होगा उतना ही मोल बी का बनेगा। तो यहां पर अपन ने 10 क्या माना है, कंसंट्रेशन मान के चल रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोल किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन के बराबर होगा। तो मान लो टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर इसका एक कंसंट्रेशन कम हो गया, ये मैं कह दूं इसके एक मोल खत्म हो गए तो कितना रह गया 9। तो ये हो बनेगा कितना 1। ये बात समझ में आ रही है? मान लो टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकंड तक ये 2 और कम हो गया, ये 2 और कम हो गया, मतलब टोटल कितना कम हो गया 3, तो रह कितना गया 7। तो खत्म कितना हुआ 3, तो ये बनेगा कितना 3। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अच्छा थोड़ा और टाइम स्पेंड कराते हैं। जब थोड़ा और टाइम स्पेंड कराएंगे तो यहां पर अपन ने देखा कि t इज इक्वल टू 60 सेकेंड पर इसके 3 मोल और खत्म हो गए, और खत्म हो गए, मतलब 7 - 3 करेंगे तो रह कितने जाएंगे, तो बनेगा कितना है 6 बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक, है ना? तो मैं कह सकता हूं टाइम t इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं फॉरवर्ड रेट की बात करूं, फॉरवर्ड रेट की, तो एक बात मुझे बताओ, जो फॉरवर्ड रेट होगी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, ये मैक्सिमम या मिनिमम? क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है। इनिशियली ए का कंसंट्रेशन मैक्सिमम, तो रेट भी क्या होगी मैक्सिमम। ये बात समझ में आती है? मतलब जो फॉरवर्ड रेट है वो मैक्सिमम है। ठीक है, अच्छा बैकवर्ड रेट की बात करें तो इनिशियली क्या होगी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन बी का मिनिमम, तो रेट भी मिनिमम, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। मतलब बैकवर्ड रेट क्या है मिनिमम, फॉरवर्ड रेट क्या है मैक्सिमम। अब आप मुझे बताओ टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ए का बढ़ेगा या घटेगा? अगर इसका कंसंट्रेशन घटेगा मतलब कह सकते हो फॉरवर्ड रेट भी बढ़ेगी या घटेगी? हाँ घटेगी। मेरे को पता नहीं क्यों सुनाई दिया बढ़ेगी बोल रहे हो आप, है ना? तो एक चीज समझ में आती है, टाइम के साथ ए का कंसंट्रेशन घटेगा। अगर ए का कंसंट्रेशन घटेगा मतलब फॉरवर्ड रेट भी घटेगी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, टाइम टी पर मतलब टाइम के साथ साथ बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अगर बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बैकवर्ड रेट बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं इनिशियली फॉरवर्ड रेट ज्यादा थी और बैकवर्ड रेट कम थी, मैक्सिमम थी मिनिमम थी। टाइम के साथ फॉरवर्ड रेट कम होती चली जा रही है और बैकवर्ड रेट बढ़ती चली जा रही है। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों की रेट बराबर हो जाएगी। बराबर क्यों होगी? क्योंकि यहाँ दो अपोजिंग फोर्सेस हैं, और जब ये दोनों फोर्सेस, दोनों फैक्टर्स, दोनों रेट बराबर हो जाएंगी तो मैं कह सकता हूं स्टेट ऑफ बैलेंस आ चुका है, और उसी स्टेट को अपन क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं टाइम t इज इक्वल्स टू 70 सेकेंड, कंसंट्रेशन इसका 4 ही है और इसका 6 ही है। टाइम t इज इक्वल्स टू 80 सेकेंड पर भी 4 ही है, ये 6 ही है। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन रुक गई? क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है? क्या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है? बिल्कुल हो रही है, पर दोनों की रेट बराबर है, इसलिए कंसंट्रेशन में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। ये बात समझ में आ रही है? जिस रेट से ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज नजर नहीं आ रहा है। तो आप मुझे बताओ इक्विलिब्रियम तो आया, स्टैटिक या डायनामिक? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेंज नजर आ रहा है, डायनामिक है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अब अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं, रेट वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को आप टाइम भी बोल सकते हो, तो कहीं भी टाइम दिख जाए या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिख जाए एक ही बात है ना? अच्छा, हेल्प करना बनाने में मुझे एक बात बताओ, इनिशियली मैक्सिमम रेट किसकी है, फॉरवर्ड। मतलब मैं कह सकता हूं टाइम t इज इक्वल टू 0 पर
फॉरवर्ड रेट कुछ रही होगी, कुछ भी मैग्नीट्यूड रहा होगा, है ना। अच्छा बैकवर्ड रेट क्या है, मिनिमम टाइम टी इक्वल टू पे जीरो होगी, क्योंकि जब ये ही नहीं है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा, जीरो होगी। ये बात समझ में आ रही है। और टाइम के साथ आप मुझे बताओ फॉरवर्ड रेट बढ़ रही है या घट रही है, घट रही है, और बैकवर्ड रेट बढ़ रही है। मतलब मैं कह सकता हूं टाइम के साथ साथ ये जो फॉरवर्ड रेट है ये घटती चली जा रही है, और ये जो बैकवर्ड रेट है बढ़ती चली जा रही है। ये बात समझ में आ रही है। दोनों रेट किस टाइम पर बराबर होगी, 60 सेकेंड पर। बात समझ में आ रही है। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर इक्विलिब्रियम तो आ गया, पर ये इक्विलिब्रियम आया कब, t इज इक्वल टू 60 सेकेंड पर, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब एक बात मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था कब आता है, जब दो ऑपोजिंग फोर्सेस एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यहां पर दो ऑपोजिंग फोर्सेस या दो ऑपोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये एक दूसरे को बैलेंस कब करेंगे, जब ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप यहां पर खुद देखो, रेट जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है, इसको बराबर हो गई। और जब फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट बराबर हो जाएगी तो जो कंसंट्रेशन है इसमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है। जरूरी नहीं है कंसंट्रेशन इक्वल हो, जरूरी नहीं है इक्वल हो, ये कांस्टेंट जरूर होगा, जरूरी नहीं है इक्वल रहे। ये हो सकता है ये 4 हो, ये 6 हो, ये 6 हो, ये 4 हो, ये भी हो सकता है ये 5 हो, ये भी 5 हो। हाँ एक चीज अपन जरूर बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर हो गई है। अच्छा मैं ये भी तो बोल सकता हूं नेट रेट क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि नेट रेट क्या होता है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। ठीक है, ये ग्राफ किसका हमने बनाया था, रेट वर्सेस टाइम का। एक और मैं ग्राफ बना रहा हूं बड़ी चालाकी से, किसके बीच में बना रहा हूं, कंसंट्रेशन और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बोले या टाइम बोलो एक ही बात है, ध्यान से देखना। ये जो ग्राफ है ये सेम ही एग्जाम्पल के हैं, यहां पर भी इक्विलिब्रियम किस टाइम पर आएगा, तो बड़ी चालाकी से मैंने ये पॉइंट यहां पर टप 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 करके टपका दिया। क्या बात है ना। पर बात चल रही है कंसंट्रेशन की। मुझे एक बात बताओ, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर कंसंट्रेशन किसका होगा और किसका नहीं होगा, ए का होगा और बी का नहीं होगा। तो ए का कुछ है और बी का कुछ भी नहीं है ना। तो ए का कंसंट्रेशन है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ए का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है। बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लू ये अगर 10 है, 10 ही तो है ये अगर 10 है तो इक्विलिब्रियम पर ये कहां पहुंच जाएगा, 4 पे। है ना। और अगर ये 0 है तो ये इक्विलिब्रियम पे कहां पहुंच जाएगा, 6 पे। ये बात समझ में आ रही है। जैसे ही 60 सेकंड आया इनके कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं ये कंसंट्रेशन किसका है, ए का, ये किसका है, बी का। क्लियर है बात सभी को। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि सर एक बात बताओ, जब इक्विलिब्रियम आया तो दोनों की रेट बराबर हो गई, फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड के बराबर हो गई। अब जब रेट बराबर हो गई तो यहां पर स्ट्रेट लाइन नजर आ गई, ठीक है। अच्छा मैं ये भी तो बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, एक दूसरे के साथ होंगी, साथ साथ होंगी। ठीक है, अब ये क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। कब तक कांस्टेंट चलेगा, जब तक आप कोई भी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस प्रोवाइड नहीं कराते, क्योंकि अगर एक्सटर्नल डिस्टरबेंस प्रोवाइड कराया ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक्सटर्नल डिस्टरबेंस अपन कैसे प्रोवाइड कराते हैं, बाय एडिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बाय रिमूविंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बाय एडिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बाय रिमूविंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग टेंपरेचर, बाय एडिंग इनर्ट गैस।
अगर इनमें से कुछ भी करा ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं चलेगी। ये स्ट्रेट लाइन कब चल रही है कि अपन मान के चल रहे हैं कि कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस अपन नहीं कर रहे हैं, नो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अपन बोल सकते हैं नो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। यहां पर अगर अपन बात करें तो इक्विलिब्रियम कहां पर आया, यहां पर आया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये कांस्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर हो गए, है ना। ये अपन यहां पर समझ सकते हैं इस डेटा की मदद से कि फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट बराबर होगी तो ए का कंसंट्रेशन 60 सेकंड के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट। बी का कंसंट्रेशन 60 सेकंड के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट। इसको आप थ्योरेटिकली ऐसे भी समझ सकते हो। मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम आया यहां पर, फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर है, मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं नेट रेट क्या है, 0। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं, नेट रेट किसके बराबर होती है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड के, और ये दोनों बराबर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो नेट रेट होती है, रिएक्शन की रेट, नेट रेट, उसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन टाइम। अरे बोल सकता हूँ, रिएक्शन की रेट निकालनी है मुझे तो मैं बोल सकता हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब क्या मैं नेट रेट को बोल सकता हूँ डीसी बाई डी, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, बोल सकता हूँ ऐसे, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, dt तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि समय है तो चलता ही चला जाता है। तो 0 किसको होना पड़ेगा, डीसी को। मतलब मैं कह सकता हूँ डीसी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। मतलब सी जो है वो कांस्टेंट हो गया, मतलब कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दोनों तरीके से समझ सकते हो आप। ये बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर एक बात बताओ ना, सर यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं आएगा क्या? क्यों? क्यों मतलब है? रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड की कंसंट्रेशन इक्वल हो रही है, हाँ, तो इक्विलिब्रियम आ जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए? भाई इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब बी किसके साथ हो, एफ के साथ, मतलब बी एफ साथ साथ होने चाहिए। अरे है ना। तो यहां पर अपन को क्या देखना है कि अगर बी एफ साथ साथ है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन साथ साथ है, एक साथ है, तो इक्विलिब्रियम होगा ही। इक्विलिब्रियम की मैंडेटरी कंडीशन तो यही है ना। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। यहां पर चेक करना है ना, ठीक है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऊपर प्रोजेक्ट करता हूं, क्योंकि रेट तो ऊपर वाला ग्राफ बता रहा है, तो इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा, पहुंच गया। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, फॉरवर्ड रेट, ये क्या है, बैकवर्ड रेट, क्या दोनों बराबर है, तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा? नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ये क्या बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ए और बी का कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, बना लिया ये। हेडिंग डालेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब डिफाइन करेंगे अपन इसको। इसको मैं नहीं मिटा दूंगा, मैं मिटा दूंगा उसको। फटाफट लिखो, बहुत जल्दी जल्दी लिखो, धीरे मत लिखो। ये सी कंसंट्रेशन है, ये मोल नहीं है। ये सी क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब बी एफ दोनों क्या होंगे, साथ साथ होंगे, एक साथ होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब बी एफ साथ में होता है तो मन करता है कि यार
मतलब अच्छा लगता है ना, तो मन करता है ना कि यार ये ऐसे ही समय रुक जाए यहीं पे, है ना, कोई डिस्टर्ब ना करे, हम जाए पल, है ना, कोई डिस्टर्ब ना करे ना हम डिस्टर्ब हो, है ना, ये पल थम जाए, रुक जाए, और ऐसे ही चलता रहे, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई छेड़छाड़ ना करे। मतलब मुझे बताओ, स्टेबल फील करते हैं अनस्टेबल? बड़ा एक्सपीरियंस है आप लोगों को, है ना, स्टेबल फील करते हो ना आप? और अगर स्टेबल फील कर रहे हो तो वही तो इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन में आ रहा है, मतलब रिएक्शन क्या कर रही है, स्टेबिलिटी अटेन कर रही है। रिएक्शन क्या कर रही है, स्टेबिलिटी अटेन कर रही है। तो अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आ रहा है, मतलब बीएफ को साथ साथ होना होगा, एक साथ होना होगा। बात समझ में आ रही है? कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, देखो साथ साथ है, एक साथ है। बात समझ में आ रही है? अगर सपोज करो रेट और टाइम का कर्व ऐसे बनता, तो क्या फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट साथ साथ है, एक साथ है? नहीं, दूरियां हैं इनके बीच में। बात समझ में आ रही है? ये क्या है, साथ साथ है, एक साथ से है, मतलब मैं कह सकता हूँ जीवन के मजे तो यही ले रहे हैं। अरे बोलो, क्या ये ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो लिखना केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब जब बीएफ साथ में होगा तो स्टेबिलिटी फील करोगे, और स्टेबिलिटी फील करोगे मतलब चाहोगे कि सब चीजें थम जाए, रुक जाए, चेंज ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे, ना हम डिस्टर्ब हो। इसका बहुत बड़ा मतलब है, पता है? अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको डिफाइन करेंगे अपन। When rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, when rate of forward reaction is equal to, नहीं मैंने क्या बोला, when rate of forward reaction becomes, क्या बोला मैंने, when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, that state that state is known as equilibrium, that state is known as equilibrium. तो लिखना at equilibrium state, ऐसे लिखना at equilibrium state, rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction. ये मैंडेटरी कंडीशन होती है। हेडिंग डालना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। अब आप ही मुझे बताओ, अपन ने एक एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ लिया है, मुझे एक बात बताओ, एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट का क्या कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट का क्या कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है? मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, कब? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या जरूरी है दोनों के कंसंट्रेशन बराबर हो? दिखाई दे रहा है इक्विलिब्रियम आया है, दोनों के कंसंट्रेशन बराबर नहीं है। बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, at equilibrium the concentration of reactant and product becomes constant, becomes constant at equilibrium the concentration of reactant and product becomes constant, bracket में लिखना, that is do not change with time,
दैट इज डू नॉट चेंज विद द टाइम, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। इसी में कंटिन्यू करना। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट may or may not be same, may or may not be same। अच्छा, सेकंड पॉइंट मुझे आप बताइए, यहां पर जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है ये स्टैटिक या डायनामिक? डायनामिक। ऑल्दो अपन को रिएक्शन दिखाई दे रही है, रुक चुकी है, पर ये रुकी नहीं है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रही है। यहां पर हो क्या गया है, जो फॉरवर्ड रेट है वो बैकवर्ड रेट के बराबर हो चुका है। ठीक है, तो इसमें लिखना केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। हाँ, सेकंड पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, ब्रैकेट में लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, ब्रैकेट में लिखेंगे द रिएक्शन ऑल्दो अपीयर्स, the reaction although appears, the reaction although appears to be stopped but actually both the forward and backward reaction, both the forward and backward reaction proceed with the equal rate, proceed with the equal rate। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे chemical equilibrium can be attained from both sides, chemical equilibrium can be attained from both sides। अच्छा, इसको देखो, इस पॉइंट का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब ये होता कैसे, इसको समझना। देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम अपन दोनों तरीके से अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मुझे एक चीज समझ में आती है, इनिशियली मैंने ए लिया था, है ना। अब ए के पास टेंडेंसी है बी में कन्वर्ट होने की, तो रिएक्शन कहां जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। मतलब ए को जैसे ही मौका मिला, इसने रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शुरू कर दी। ठीक है, क्या अभी बी के पास मौका है पीछे जाने के लिए? नहीं। पर जैसे ही बी के पास मौका आएगा, इसके पास भी टेंडेंसी है कि वो अपने आप को किस में बदल सके, ए में बदल सके। ये बात समझ में आ रही है। अब सपोज करो अपन बी को मौका देते हैं, तो अपन जानते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ से कराई जा सकती है। अगर मैं बी को मौका दूंगा तो मौका मिलने पर ये भी क्या करेगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अगर मैं इनिशियली बी ले लेता हूं तब बी इक्विलिब्रियम आएगा। तो मैं कह सकता हूं, मान लो 10 सेकंड पर ये 10 से कहां पर पहुंच गया, 9 पे, मतलब खत्म कितना हुआ, 1 पे, बनेगा कितना, 1। मान लो 10 टाइम टी इज इक्वल टू 25 सेकंड पर ये 9 से कहां पहुंच गया, 8 पहुंच गया, है ना। तो ये बन कितना जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, मान लो टाइम टी इज इक्वल टू 70 सेकंड पर, 70 सेकंड पर ये 8 से 2 और खत्म हुआ, ये पहुंच गया 6। कहां पहुंच गया, 6 पहुंच गया। तो ये बनेगा कितना, टोटल कितना बनेगा, 4। ये बात समझ में आ रही है। टाइम टी इज इक्वल टू 80 सेकेंड, 6 4। टाइम टी इज इक्वल टू 90 सेकेंड, 6 4। इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब नहीं हुई है, दिखाई दे रही है। इक्विलिब्रियम पर ए का कंसंट्रेशन कितना था, 4, बी का कितना था, 6, वही आ गया। बात समझ में आ रही है। पर एक चीज चेंज हो गई, टाइम चेंज हो गया। ये बात ध्यान रखना। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि यहां पर जो टाइम लग रहा है इक्विलिब्रियम अटेन करने में, वही टाइम यहां पर लगे। एंड इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि ए और बी का कंसंट्रेशन बराबर हो। इक्विलिब्रियम पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अपन ने क्या लिखा, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम बोथ साइड्स।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। बस एक पॉइंट यहाँ पर लिख लेना कि ए से बी जो लगेगा नॉट नेसेसरी बी से ए वही लगेगा। तो इसमें लिखना एट इक्विलिब्रियम इट इज नॉट नेसेसरी, एट इक्विलिब्रियम इट इज नॉट नेसेसरी, नहीं इसी में ही लिखना है अपन को, फोर्थ पॉइंट में ही लिखना है। एट इक्विलिब्रियम इट इज नॉट नेसेसरी, फोर्थ लिखवा रहा हूँ, थर्ड लिखवा रहा हूँ, थर्ड पॉइंट में लिखना है एट इक्विलिब्रियम इट इज नॉट नेसेसरी, ये लिख दो। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? ए से बी जब जा रहे हैं तो ऐसे जाने पे जो टाइम लग रहा है इक्विलिब्रियम अटेन करने में, वही टाइम जरूरी नहीं है बी से ए जाने में लगे। एट इक्विलिब्रियम, मैंने क्या लिखा है देखो एक बार, एट इक्विलिब्रियम इट इज नॉट नेसेसरी कि ये बराबर हो, सही तो लिखा है मैंने। एट इक्विलिब्रियम इट इज नॉट नेसेसरी कि ये बराबर हो, है ना। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, एक बात मैंने बोली थी, हाँ जब बी एफ साथ में होता है, बी बी कौन है यहाँ पर, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एफ कौन है यहाँ पर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जब बी एफ साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, बराबर होते हैं, तो मन करता है सब कुछ रुक जाए, ठहर जाए, थम जाए, तो डिस्टर्ब ना करे, न अपन किसी के कारण डिस्टर्ब हो। मतलब जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कलर, डेंसिटी, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है इक्विलिब्रियम पर थम जाती है, रुक जाती है, डिस्टर्ब नहीं होती है। पर ये कब होगा, जब बीएफ साथ होंगे, एक साथ होंगे, साथ साथ होंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें फोर्थ पॉइंट लिखना, ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, all the measurable properties of the system such as concentration, comma pressure, comma temperature, comma color, comma density, etc. Concentration, pressure, temperature, color, density, etc. becomes constant at equilibrium, becomes constant at equilibrium. तो कंसंट्रेशन तो समझ में आ रहा होगा आपको। अगर यही मैं गैसेस रिएक्शन की बात करूं, तो गैसेस रिएक्शन के केस में अपन जानते हैं कंसंट्रेशन मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि कॉम्पोजिशन कांस्टेंट है। डेंसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी क्योंकि कॉम्पोजिशन क्या है, कांस्टेंट, और कलर भी तो कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, मान लो ए का कलर है कलरलेस और बी है पिंक, ए क्या है कलरलेस और बी क्या है पिंक। अब मुझे एक चीज समझ में आती है, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर पिंक कलर की कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी होगी। भाई जो सोल्यूशन होगा वो कलरलेस तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कलरलेस तो सिर्फ यही दिखाता है, और सोल्यूशन में बी भी मौजूद है। मतलब हो सकता है पिंक जो हो वो बेबी पिंक हो, लाइट पिंक हो, है ना, और जो इंटेंसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द क्लिप। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट, इसमें लिखना इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। फिफ्थ पॉइंट में लिखना इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ध्यान से समझना ही है। अच्छा याद करो, कैटलिस्ट पढ़ाया था ना। अच्छा तो इसमें लिखना कैटलिस्ट, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी बात करें उसके बारे में, पहले पॉइंट लिख लेते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट do not alter measurable properties of a reaction. Catalysts do not alter measurable property
of a reaction like concentration of reactant and product, like concentration of reactant and product, comma delta H, etc. ठीक है, फुल स्टॉप। इसी में कंटिन्यू करके लिखना, कैटलिस्ट only helps in attaining, catalyst only helps in attaining, catalyst only helps in attaining the equilibrium state rapidly, catalyst only helps in attaining the equilibrium state rapidly by providing an alternative, by providing an alternative path of reaction, by providing an alternative path of reaction with lower activation energy, with lower activation energy, with lower activation energy। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैटलिस्ट पढ़ रखा है अपन ने, कैटलिस्ट कौन होता है? आवारा होता है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा या घटाएगा? सिर्फ बढ़ाएगा। बाय डिफॉल्ट मैंने वहां पर भी बोला था कि कैटलिस्ट का मतलब ही बाय डिफॉल्ट होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए वो बोलेगा इनहिबिटर। पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है? तो कैटलिस्ट अगर मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो क्या करता है? सिर्फ रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वो इंटैक्ट रहती है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मान लो कि रिएक्शन मैंने कराई विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया यहां पर, ये विदाउट कैटलिस्ट है। इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट मैंने रिएक्शन कराई, मतलब ये जो काली है ये क्या बता रही है? इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करता हूं, अगर मैं यहां पर कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करता हूं तो कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कैटलिस्ट को पता चल रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है? अच्छा, क्या कैटलिस्ट को यह पता है कि फॉरवर्ड रेट कौन सी है या फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है? क्या कैटलिस्ट को यह पता है कि बैकवर्ड रेट कौन सी है या बैकवर्ड रिएक्शन कौन सी है? उसको तो कुछ भी नहीं पता है। उसका तो काम क्या है? रेट को बढ़ाना। उसको थोड़ा ना पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है, बैकवर्ड रिएक्शन कौन सी है। वो तो क्या करेगी? जाके सीधा क्या करेगी? रेट को बढ़ा देगी। कैटलिस्ट कौन होता है? आवारा होता है। छेड़ता किसको है? छेड़ कौन जाती है? तो कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट इसलिए बढ़ा पा रहा है क्योंकि उसने एक ऑल्टरनेट पाथ सेलेक्ट करा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम है। ये बात समझ में आ रही है? वो पॉइंट लिखवा दिया मैंने, और अपन ने पहले भी लिख रखा है, ठीक है। अब अगर मैं कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कराता हूं, ध्यान से सुनना, फॉरवर्ड रेट घट रही है ना? फॉरवर्ड रेट क्या हो रही है? घट रही है। दिख रहा है ना? फॉरवर्ड रेट घट रही है, टाइम के साथ फॉरवर्ड रेट घट रही है। कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो ये जो फॉरवर्ड रेट होगी ये बढ़ेगी या और घट जाएगी? सुनना ध्यान से, अगर कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो ये जो फॉरवर्ड रेट है ये बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी। एक बात बताता हूं, जितने भी ग्राफ आपने देखे हैं सारे गलत दे रखे हैं। एक ऐसे यूं देखो होगा, देखा है ऐसा ग्राफ? एक यूं देख लेता, यहीं पे आ गया। सारे ग्राफ गलत है। रेट अगर कंसंट्रेशन, रेट और टाइम का ग्राफ देख रहे हैं अपन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो गलत है। सुनना ध्यान से, लॉजिक थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना? जो आपने पहले देख रखा है वो मत देखो आप,
वो मत सोचो आप। मुझे तो एक बात बताओ, फॉरवर्ड रेट घट रही है टाइम के साथ, ये चीज समझ में आती है। अगर कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो ये जो फॉरवर्ड रेट है ये ज्यादा तेजी से घटेगी या हौले हौले घटेगी? हौले हौले घटेगी। सुनो ध्यान से, कैटलिस्ट क्या करता है? रेट बढ़ाता है, वो पहले से ही घट रहा है। अब आप कह रहे हो तो और तेजी से घटाएगा, अरे भाई रेट बढ़ाता है। सुनना ध्यान से, बहुत बारीक सा यहां पर पॉइंट है, नहीं समझ में आएगा आसानी से। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट घट रही है, यू खत्म, रेट घट गई, रिएक्टेंट खत्म, रेट जीरो। ठीक है, जैसे ही कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, कैटलिस्ट क्या करेगा? उसको अपलिफ्ट करेगा, धीरे धीरे घटेगी। आई बात समझ में? कैटलिस्ट क्या कर रहा है? रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है, घटा रहा है? बढ़ा रहा है। अब रिएक्शन की रेट घट रही है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा? इसको अपलिफ्ट करेगा। इस रेट से घट रहा है, उस रेट से अब नहीं घटेगा, धीरे रेट से घटेगा। घटेगा तो सही, धीरे रेट से घटेगा। हाँ, कंसंट्रेशन लपक के घटेगा। या रेट का कर्व बना रहे हैं, कंसंट्रेशन का नहीं बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, है ना? देखो धड़म में गिर रहा था, जैसे ही कैटलिस्ट डाला इसने रेट बढ़ाई, हौले हौले गिर रहा है। और यहां पर अगर बैकवर्ड रिएक्शन की रेट की बात करूं, ये पहले से ही बढ़ रहा है, कैटलिस्ट और डाल रहे हैं और बढ़ जाएगा, पहुंच गया ऊपर। ये कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पहले ही आ गया। इक्विलिब्रियम यहां पर क्यों आया? क्योंकि देखो ना, बीएफ दोनों साथ साथ। बात समझ में आ रही है? ये कर्व मॉड्यूल में नहीं दे रखा है शायद, है ना? ये किसका कर्व है? रेट और टाइम का कर्व है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ रही है, चीज क्या समझ में आ रही है कि कैटलिस्ट ने क्या करा? रैपिडली अटेन करा दिया इक्विलिब्रियम, और कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। क्लियर है बात सभी को? तो ये जो नीली है ये क्या बता रही है? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्वेश्चन लिखेंगे। Which of the following graph is correct? Which of the following graph is correct for chemical equilibrium? Which of the following graph is correct for chemical equilibrium? कौन सा होगा? पक्का? इक्विलिब्रियम कब आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? देखो ये दोनों साथ साथ हैं, एक साथ हैं, जिंदगी के मजे ले रहे हैं।
ये बात समझ में आ रही है? तो इक्विलिब्रियम यहां आएगा। अब आप मुझे बताओ क्या यहां पर साथ साथ है? हाँ, कांस्टेंट जरूर हो चुकी है रेट, पर साथ साथ नहीं है, एक साथ नहीं है, दूरियां हैं। क्या मजे ले पाएंगे? नहीं ले पाए। यहां पर नहीं ले पाएंगे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम? सेम क्वेश्चन है। हम्म। क्या कह रहे हो? बी छोड़ के सारा? हम्म। क्या ए होगा? क्या बी होगा? इक्विलिब्रियम पर सब कुछ थम जाता है ना? कुछ थमा? ये तो बढ़ता चला जा रहा है, ये घटता चला जा रहा है। सी डी। ये बात समझ में आ रही है? हम्म। 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 तो घटने की रेट को ही तो बढ़ा रहा है। क्या होगा? घटने की रेट को बढ़ा, वैसे नहीं, घटने की रेट को बढ़ा ऐसे नहीं रहा है, घटने की रेट को बढ़ा रहा है ऐसे। बात समझ में आ रही है? वो तो बढ़ाना चाह रहा है, वो गिर रहा है। क्या? रेट डिक्रीज हो रही है ना? एक रेट डिक्रीज हो रही है। कैटलिस्ट रेट इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, बता दो मेरे को आप। फास्ट का मतलब क्या होता है? ये थोड़ी, ये कहां से सीख लिया? फिर नेगेटिव कैटलिस्ट कौन होगा? धीरे धीरे घटाएगा, नहीं धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो ये क्या हो गया, मतलब ये कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया कैटलिस्ट का? है ना? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, लोमा। ये पढ़ भी रखा है अपन ने, पर दिक्कत पता है क्या है? लोमा पढ़ने से पहले अपन को एक्टिव मास पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोमा का जो स्टेटमेंट है उसमें एक्टिव मास टर्म आती है। ये बात समझ में आ रही है? अब एक्टिव मास पढ़ना पड़ेगा अपन को, और एक्टिव मास इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव मास। हाँ, क्या नहीं हुआ है? रिवीजन हो रहा है ना ये, एक्टिव मास। क्या होता है एक्टिव मास? कोई मुझे बताएगा? क्या? वो मास थोड़ा इलेबोरेट करो ना। ये डी इसलिए होगा क्योंकि आप देखिए, टाइम के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कांस्टेंट हो चुका है, इसलिए डी भी आंसर होगा। हाँ, क्या कह रहे हो आप? हाँ, क्या कह रहे थे, बताओ।
मास तो सारा यूज होता है, वो तो सारा ही होता है। सॉलिड नहीं होते, क्यों नहीं होते? काको 3 सीईओ बना रहा है, CO2 बना रहा है। क्या? ग्रेफाइट का क्या करोगे? क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? 2000 डिग्री सेल्सियस पे कराओ, कन्वर्ट तो होगा। फिर डायमंड और ग्रेफाइट में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। मतलब फिर तो आप अपनी जिंदगी में ग्रेफाइट और डायमंड का कन्वर्जन तो देख ही लेते होंगे। बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद होता है कन्वर्जन। अरे इधर देखो, रहने दो, मैं भूल जाऊंगा एक्टिव मास क्या होता है ना। इसमें लिखो, इट इज डिफाइंड एज द amount of substance actively participating in a chemical reaction. It is defined as the amount of substance actively participating in a chemical reaction. ध्यान से समझना इसको, एक बहुत भयंकर डाउट रहता है यहाँ पर। It is defined as the amount of substance actively participating, amount of substance actively participating in a chemical reaction. अब यहां पर ये जो अमाउंट है, ये अपन किसी भी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मास, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर बोलो या पार्शियल प्रेशर बोलो, आपको समझ में आता है डिफरेंस। एक से ज्यादा गैसेस होंगी तो अपन यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर वर्ड। ठीक है, तो जो एक्टिव मास होता है वो बेसिकली क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस अमाउंट को अपन मेजर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की मदद से। ठीक है, पर जनरली जो अपन टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं मोलैरिटी एंड प्रेशर। ठीक है, अच्छा, अब ये एक्टिव मास होता क्या है इसको समझना। सपोज करो कोई केमिकल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपलीफाइड हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहा हूं, ए गिव्स बी। ठीक है, अब मान लो ए के मैंने मोल लिए 5 मोल। ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, टाइम टी इज इक्वल टू 10 मिनट पर ये 0 हो जाता है। ठीक है, कोई सा भी हाइपोथेटिकल डेटा अपन ले रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ए के जब अपन ने 5 मोल लिए टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर और रिएक्शन शुरू हुई, तो क्या इसके 5 मोल एक साथ रिएक्शन में साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, पहले क्या करेगा, इसका कुछ फ्रैक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे ही वो कन्वर्ट होता चला जाएगा और फ्रैक्शन उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। ऐसे तो होगा नहीं कि 5 मोल एक साथ पार्टिसिपेट कर गए। अगर एक साथ पार्टिसिपेट कर जाते हैं तो उसको 10 मिनट नहीं लगते। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं, ये जो मोलैरिटी है, ये मैं कह दूं इसका जो मोल है, मान लो वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोल किसके बराबर हो जाएगा? मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये जो मोलैरिटी है, इसका कुछ फ्रैक्शन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। बोल सकता हूं ना ऐसे, ये जो मोलैरिटी है ए की, ये जो अमाउंट है ए सब्सटेंस का, इसका एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन, टोटल का पर्टिकुलर फ्रैक्शन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसे तो होगा नहीं कि पूरा का पूरा एक साथ पार्टिसिपेट कर जाएगा। जब भी अपन दो सब्सटेंसेस को मिलाते हैं तो दिखाई देता है धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता रहता है। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे क्या होता है? कन्वर्जन होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा सभी का सभी। ये बात समझ में आ रही है? कोई चीज घुलती है तो धीरे धीरे घुलना शुरू होती है, ऐसे नहीं एक साथ घुल जाती है। ये बात समझ में आ रही है? तो एक्टिव मास बेसिकली क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर सब्सटेंस का कितना अमाउंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। पूरा तो नहीं करेगा, कुछ फ्रैक्शन ही करेगा। ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं एक्टिव मास, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताऊं तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन? इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, एक्टिव मास इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्टिविटी कोफिशिएंट। समझना ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, बस सुनते रहना।
एक्टिव मास किसके बराबर होता है? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब ये एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है? एक्टिविटी कोफिशिएंट वो कोफिशिएंट होता है जो अपन को ये बताता है कि मोलैरिटी का कितना फ्रैक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उस इंस्टेंट पर। एक्टिविटी कोफिशिएंट वो कोफिशिएंट होता है जो ये बताता है कि मोलैरिटी का कितना फ्रैक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उस इंस्टेंट पर। ये बात समझ में आई? अब ये फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 1/2, 1/3, 1/4, 1/10, ये कुछ भी फ्रैक्शन हो सकता है। और ये फ्रैक्शन किस बात पर डिपेंड करेगा? मोलैरिटी पर। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? तो ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है ये क्या बता रहा है कि मोलैरिटी का कितना फ्रैक्शन रिएक्शन में उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर है बात सभी को? अब अपने सिलेबस में ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है ये 1 लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि अपन मान के चलते हैं कि जो होल अमाउंट है सब्सटेंस का वो एक्टिव मास है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब मोलैरिटी अपन ने 5 ली है अगर, तो अपन ये मान के चलते हैं अपने सिलेबस में कि 5 मोलर सोल्यूशन एक साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए अपन एक्टिविटी कोफिशिएंट मान के चलते हैं 1। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताओ एक्टिविटी कोफिशिएंट है क्या? फ्रैक्शन ही तो है। अब फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/10। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो यहां पर नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, वी अज्यूम, ये लिखो पहले फटाफट, we assume whole amount of substance to be we assume whole amount of substance to be active mass. We assume whole amount of substance to be active mass. ठीक है? तो if अगर अपन बोल दें if activity coefficient is equal to 1, then अपन बोल सकते हैं एक्टिव मास किसके बराबर हो जाएगा? मोलैरिटी के बराबर। और यही तो अपन करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं गैसियस रिएक्शन की बात करूं तो गैसियस रिएक्शन के केस में अपन कंसंट्रेशन मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। मतलब मैं कह सकता हूं एक्टिव मास को मैं मोलैरिटी से भी रिप्लेस कर सकता हूं और पार्शियल प्रेशर से भी रिप्लेस कर सकता हूं। याद करो केसी, अगर याद होगा तो केसी का जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्टिव मास के टर्म्स में लिखा जाता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और जब केपी का एक्सप्रेशन होता है वही एक्टिव मास की जगह आप पार्शियल प्रेशर रख देते हो। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अपन बोल सकते हैं एक्टिव मास इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर। पर ये कब यूज करेंगे? फॉर गैसेस। ये मिटा दूं पूरा, ये वाला मिटा दूंगा मैं, फिर फटाफट लिखो। सबसे पहले अपन यहां पर एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। अब एक चीज समझ में आती है, एक्टिव मास किसके बराबर है? मोलैरिटी के बराबर है। अच्छा मोलैरिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मैं ले रहा हूं एमएल में, तो एमएल को तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करूंगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा। अब कोई सोच रहे होंगे सर ये 1000 ऊपर कैसे पहुंच गया? पानी पी के घर में सोचना बैठ के।
याद आ जाएगा। और ये और कुछ नहीं, डेंसिटी होती है। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, डेंसिटी रिप्रेजेंट करा है छोटू डी से, इंचू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये सभी एक्टिव मास के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो डेंसिटी है ये यहां पर इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर ml है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना, कहानी अब शुरू होती है। ये मिटा दूं, सुनते रहना बस, लिखना बाद में फिर। अगर मैं एक्टिव मास की बात करूं, एक्टिव मास प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, सॉल्वेंट, क्या होता है? क्यों? नहीं चेंज होता, उतना ही चेंज होता है। सुनना ध्यान से, ये एक्टिव मास का फॉर्म अपन को नजर आ रहा है, इसमें तो किसी को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना? अब ध्यान से सुनते जाना। मान लो कोई प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड, ठीक है, ये रहा प्योर सॉलिड, ठीक है। इसका मान लो मास है कितना, 100 ग्राम। मास क्या है? 100 ग्राम। वॉल्यूम है 100 ml। मास क्या है? 100 ग्राम। वॉल्यूम क्या है? 100 ml। या अगर मैं इसको अलग अलग थे इनिशियली, इनको जोड़ता हूं, तो मैं कह सकता हूं इसका मास कितना होगा? 50 ग्राम। वॉल्यूम कितना होगा? 50 ml। इसका मास कितना होगा? वॉल्यूम कितना होगा? जब जोड़ूंगा तो टोटल मास कितना होगा? 100 ग्राम। वॉल्यूम कितना होगा? अगर इस सॉलिड सब्सटेंस को, प्योर सॉलिड सब्सटेंस को रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराता हूं, तो इनिशियली मास है 100, वॉल्यूम है 100। कुछ टाइम बाद ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब इसका कुछ पोर्शन खत्म हो जाएगा। हो गया खत्म। बचा कितना? 50 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? 50 ml। मतलब कह सकता हूं इनिशियली जो डेंसिटी थी वो बनी थी 100/100। फाइनली जो डेंसिटी रह गई ड्यूरिंग द रिएक्शन वो अभी भी वही है। इसका मतलब यह है कि जो मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। किसके लिए? प्योर सॉलिड के लिए। और मजेदार बात यह है कि ये डेंसिटी कांस्टेंट और सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट, तो एक्टिव मास प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड का कांस्टेंट होता है। प्योर लिक्विड का भी ऐसे ही समझ सकते हैं, प्योर लिक्विड का भी अपन ऐसे ही समझ सकते हैं कि जितना मास रिमूव होगा उसी के प्रोपोर्शन में उसका उतना वॉल्यूम रिमूव होगा। तो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास होता है वो कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को अपन मान लेते हैं 1 के बराबर। ये बात समझ में आ रही है? अब 1 के बराबर क्यों मानते हैं, इसका भी अलग रीजन है, तो अभी तो इतना अपने सिलेबस में नहीं है। पर हाँ, इसको अपन किसके बराबर मान लेते हैं? 1 के बराबर। अब ये है सॉल्वेंट, भी मैंने यहां पर जोड़ दिया है। सॉल्वेंट का भी अपन एक्टिव मास क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट होता है, 1 मान लेते हैं सॉल्वेंट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट में डिफरेंस ही क्या है? मुझे एक बात बताओ, सॉल्वेंट बोल रहा हूं मतलब सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन है मतलब मैं कह सकता हूं कि सोल्यूशन में सॉल्वेंट मौजूद है, और सोल्यूशन क्या होता है? नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर होता है। नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। हाँ, एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, पर रिएक्शन में क्या पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। साथ ही साथ मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, ये सॉल्वेंट है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं इसका मास कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, एक्टिव मास भी कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? मुझे एक बात बताओ, प्योर लिक्विड वाटर एक्टिव मास 1 है ना, पर आयनिक इक्विलिब्रियम में 55.5 क्यों लेते हैं? लेते हैं क्या? हाँ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब कोई रिएक्टेंट एक्सेस में लिया जाता है वहां पर लेते थे वाटर एक्सेस में, है ना? वहां पर वाटर एक्सेस में लेते थे, है ना? तो कहीं 55.55 लेते हैं, कहीं 1 लेते हैं, क्यों?
आयनिक इक्विलिब्रियम में जो वाटर था वो सॉल्यूट था, जो वाटर था वो सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। याद करो वाटर का डिसोसिएशन कराते थे आप, और कहीं डिसोसिएशन कराएगा आपने? कहीं भी डिसोसिएशन नहीं कराया। मतलब वापर वाटर जो है वो सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है, उसका क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। याद करो एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर पढ़ा होगा कहीं, वाटर गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस, तोड़ दिया था आपने वहां पर, तोड़ा था नहीं तोड़ा था? तोड़ा था ना, है ना? तो रीजन यही है। अगर सॉल्वेंट है, अगर सॉल्वेंट है तो क्या टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। क्या लेकर चलेंगे? वन लेकर चलेंगे, कांस्टेंट लेकर चलेंगे। और अगर सॉल्यूट की तरह एक्ट करा रहे हो तो वेरिएबल होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को, है ना? अगर मैं बात करूं गैसेस की, अच्छा इसको लिख लेते हैं अपन। यहां पर अपन ने क्या देखा कि जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट। जो डेंसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट। मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है? कांस्टेंट। तो एक्टिव मास भी क्या होगा? कांस्टेंट। ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं? एक्टिव मास। ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है। एक काम करना, यहां पर हेडिंग लिखी है ना अपन, एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है। अच्छा गैसेस की अगर अपन बात करें तो मुझे एक बात बताओ, क्या गैसेस के केस में एक्टिव मास कांस्टेंट रहेगा? रहेगा। एक बात बता देता हूं, AR आने लग गए हैं, है ना? तो पूछ लेगा कि प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 रहता है और उसका रीजन पूछ लेगा, फिर क्या करोगे? ध्यान रखना इस चीज का, एक्सप्लेनेशन पता होने चाहिए। ठीक है। गैसेस का 1 नहीं होता, क्यों? मुझे एक बात बताओ, सपोज करो एक कंटेनर है और यहां पर मैंने गैस डाल दी, गैस का ऑलवेज जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर रहेगा। अब मान लो मैंने गैस के मोल डाल दिए 5, इस कंटेनर में मैंने गैस के मोल कितने डाल दिए? 5 मोल डाल दिए। ठीक है। इसका वॉल्यूम हमेशा किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर। पर अगर रिएक्शन होगी तो मैं कह सकता हूं गैस के मोल जो है वो 5 से कम होंगे। मतलब गैस का मास तो चेंज हो रहा है पर वॉल्यूम अभी भी क्या है? कांस्टेंट है, सेम है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर है। वॉल्यूम में कोई भी चेंज अपन ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं और मास चेंज हो रहा है। अगर मास चेंज हो रहा है मतलब मैं कह सकता हूं ये मास चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है, एक्टिव मास कांस्टेंट नहीं है, 1 नहीं ले सकते, वेरिएबल होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसको मैं समराइज कर दूंगा, बस अभी समझ लो आप, है ना? डेंसिटी वेरिएबल, एक्टिव मास वेरिएबल। मुझे एक बात बताओ, गैसेस के केस में एक्टिव मास को अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं मोलैरिटी के टर्म्स में, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये क्या है? एक्टिव मास। ये क्या है? एक्टिव मास। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। लास्ट अगर अपन बात करें यहां पर तो लास्ट क्या आ जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। और क्या आ जाएगा? इसको यहां पर अपन बोल सकते हैं सॉल्यूट। अब एक बात मुझे बताओ, सॉल्यूट क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो क्या सॉल्यूट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? करता है। एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन की भी अपन बात करें तो वहां पर मोलैरिटी चेंज होती है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज होती है। तो अगर मैं बोलूं मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है? या मैं ऐसे कह दूं एक्टिव मास, एक्टिव मास क्या होता है? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में ले रहा हूं, इनटू क्या कर दूंगा? 1000। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, एक्वस सॉल्यूशन के केस में और सॉल्यूट के केस में वेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर वेट चेंज हो रहा है मतलब एक्टिव मास क्या होगा? कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताओ, एक्वस सॉल्यूशन के लिए अपन एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ठीक है। और ये होता क्या है? वेरिएबल। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं सारी चीजें सिंप्लीफाई कर दूं, सुन लेना आप ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1, इसके अलावा बाकी सभी का एक्टिव मास निकालना है।
किसके टर्म्स में? आइदर इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और आइदर इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कब यूज करेंगे? गैस के केस में। बस खत्म। इतना ही तो पढ़ा था अपन ने, और कुछ थोड़ी ना पढ़ा है अपन ने। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, फटाफट कॉपी करो। लिख लिया? एक पॉइंट लिखेंगे अपन। यहीं पर एक पॉइंट लिखेंगे। एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड is a constant quantity, is a constant quantity and is taken as 1, is a constant quantity and is taken as 1 active mass in terms of partial pressure। एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करें तो याद करो अपन ने पढ़ रखा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बता सकता है कोई एक्सप्रेशन मुझे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, है ना? वहां पर वाई लिया था ना, इसमें कंफ्यूज मत होना है, एक्स क्यों ले रखा है वहां पर, तो वाई लिया था वहां पर। कहां पर? सोल्यूशन चैप्टर में। सोल्यूशन में कहां पर? रॉल्स लॉ में। ठीक है, ये डाल्टन्स लॉ होता है। इन सभी टर्म्स को अपन डिफाइन कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। एग्जाम्पल ले लें अगर अपन, तो एक कंटेनर में मान लेते हैं दो गैसेस मौजूद हैं, ए गैस एंड बी गैस। तो इसके पार्शियल प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा? एक्स ए इंटू पीटी। और इसी को क्या लिख सकता हूं? मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी इंटू पीटी। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा? एक्स बी इंटू पीटी। और ये किसके बराबर हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू पीटी। और मजेदार बात यह है कि जो पी टोटल होगा वो किसके बराबर होगा? जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा पीए प्लस पीबी। ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट देख ही लेते हैं जब इतना देख रहे हैं। फॉर आइडियल गैस कौन सी इक्वेशन लगाते हैं? पीवी इज इक्वल्स टू एन, किसका लेंगे? गैस का, आर टी। अब यहां पर ये जो आर होता है ये बचपन से कांस्टेंट है। कितना है? 0.0821 लीटर एटीएम। लीटर इनवर्स क्या होगा? लीटर तो पहले आ गया था टमाटर। केल्विन इनवर्स। क्वेश्चन लिखेंगे
क्वेश्चन लिखेंगे। बोलू, फटाफट लिखो। बोलू, find the active mass of 2.2, find the active mass of, find the active mass of 2.2 milligram of, find the active mass of 2.2 milligram of CO2 gas, CO2 gas present in a 10 ml container, CO2 gas present in a 10 ml container। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर कौन मौजूद है? गैस। क्या गैस का एक्टिव मास निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। किसके टर्म्स में निकाल सकते हैं? मोलैरिटी के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर के भी टर्म्स में निकाल सकते हैं। किसके टर्म्स में निकालेंगे? क्यों? क्योंकि उसी का डेटा दे रखा है। मोलैरिटी के टर्म्स में निकालेंगे। निकालो फटाफट। वेट कितना दे रखा है CO2 का? 2.2 ग्राम, सॉरी मिलीग्राम। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 10 ml। एक्टिव मास निकालना है। CO2 का मोलैरिटी के टर्म्स में निकालेंगे। कितना आ रहा है आंसर? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास CO2 का 44 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ml में है तो इंटू करूंगा 1000 से। अच्छा मिलीग्राम में रखा है तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो गया? 1/20, 1/200, 1/200 होता है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। सिंपली मोलैरिटी निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोलू, 7.45 gram KCl is present in 7.45 gram KCl is present in 5 liter vessel, is present in 5 liter vessel, full stop। Determine its active mass, determine its active mass। KCl का मोलर मास होता है 74.5। .45 gram KCl is present in 5 liter vessel, determine its active mass। 74.5 KCl का कितना आ रहा है? 0. क्या है 1? KCl सॉलिड होता है। आप कहोगे सर ये देखो ना 5 लीटर वेसल दे रखी है। अरे घोचू 5 लीटर वेसल में सिर्फ प्योर सॉलिड रख रखा है। ये थोड़ी ना कह रहा है कि 5 लीटर का सोल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? एक्टिव मास KCl का यहाँ पर होगा 1। क्लियर है बात सभी को? है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पता नहीं क्या कैलकुलेशन करने बैठ गए, कर भी लिए थे। बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? भाई KCl क्या होता है? सॉलिड होता है। यहाँ पर क्या सोल्यूशन बोल रहा है? ये तो कह रहा है 5 लीटर वेसल में मौजूद है। आपने वो 5 लीटर मान लिया कि सोल्यूशन का वॉल्यूम है, निकाल लो बैठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 7.45 ग्राम KCl
7.45 gram KCl is present in 5 liter solution. 7.45 gram KCl is present in 5 liter solution. Full stop. Determine its active mass. 0.02. निकालो बाकी सब. अब तो निकाल लोगे. 7.45 डिवाइडेड बाय मोलर मास 74.5. वॉल्यूम कितना दे रखा है 5. ये पहले से ही लीटर में है, तो ये कितना हो गया 1/50 हो गया. 1/50 मतलब 2 into 10 to the power -2 मोलर. बात समझ में आ रही है? एक और क्वेश्चन लिखो. Find the active mass of 1.8 into 10 to the power 24 molecules. Find the active mass of 1.8 into 10 to the power 24 molecules. 1.8 into 10 to the power 24 molecules of SO3 gas present in SO3 gas present in 2 liter container. Present in 2 liter container. एक और क्वेश्चन लिखो. Find the active mass of 0.0051 0.0051 gram per ml of NH3 gas. 0.0051 gram per ml of NH3 gas. करो, घर से करके आना. यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो. थैंक यू.